तीसरे दिन सुबह उमर ने मुझे फोन किया, कोड वर्ड से अपनी शनाख्त करवाई और कहा कि मैं 1 घंटे में तैयार हो जाऊं और अपने तमाम सामान के साथ होटल से चेकआउट होकर उसके गार्ड्स के हमरा उसकी गाड़ी में रवाना हो जाऊं। उसकी हिदायत के मुताबिक मैं होटल की लॉबी में आ गया। उसके गार्ड्स ने मेरा सामान उठाकर गाड़ी में रखा और हम तेजी से थाईलैंड के सूबाई दारुल हुकूमत हरजाई की तरफ रवाना हुए। सनाई गोलक से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर गाड़ी ने मेन रोड को छोड़ा और एक तंग और टूटी फूटी सड़क पर हो ली। हमने कुछ ही फासला तय किया था कि सामने से आती हुई एक जीप हमारे पास रुकी। गार्ड्स ने मेरा सामान जीप में रखा। उमर की गाड़ी वापस चली गई और बगैर नंबर प्लेट की ये जीप ऊंची नीची पगडंडियों और पथरीली सड़क नुमा रास्तों पर चलती हुई घने जंगल में दाखिल हो गई। मुझे कुछ इल्म न था कि हम कहाँ जा रहे हैं। गार्ड्स ने अपने पिस्टल होल्स्टर से निकालकर ऑटोमेटिक राइफलें उठा ली थी। 2 गार्ड मेरे हमरा थे और 2 जीप में पहले से मौजूद थे। एक राइफल मुझे भी दे दी गई। सामने की समत मैंने संभाल ली और चारों गार्ड्स ने पीछे और दोनों अतराफ में अपनी राइफलें तान ली। ड्राइवर ने, जो उमर का काबिल एतमाद साथी था और थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेता था, मुझे बताया कि थाई पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के आदमी अतराफ के जंगलों में छुप कर वार करते हैं। उनके फायर से महफूज रहने का एक ही तरीका है कि हर 4-5 मिनट के बाद चारों तरफ 30-40 बुलेट फायर कर दिए जाएं। गोलियों की आवाज सुनते ही वो या तो पीछे भाग जाते हैं और या फिर खामोशी से गुजरने वालों को देखते रहते हैं। हमने वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी रखा। हम पर किसी जानिब से भी फायर न हुआ। हमारी फायरिंग सिर्फ हिफाजती नुक्ता निगाह से थी। जंगल में दाखिल हुए हमें ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे हुए होंगे और हमने बमुश्किल 15 मील का फासला तय किया होगा कि खारदार तारों की एक बाढ़ दिखाई दी। बाढ़ के साथ साथ हम दाएं जानिब बढ़ते रहे। इस खारदार बाढ़ के अंदर थोड़े थोड़े फासलों पर वॉच टावर बने हुए थे, जिन पर हैवी मशीन गनों से लेस गार्ड्स खड़े थे। थोड़ी देर के बाद अंदर जाने को रास्ता दिखाई दिया, जहां पर 3 बैरियर्स थे। ड्राइवर ने अपना पास दिखाकर तीनों बैरियर्स को अबूर किया तो तकरीबन 40 फुट लंबी लोहे की जालीदार सड़क पर से हम गुजरे। ड्राइवर ने मुझे बताया कि अगर कोई गाड़ी बैरियर्स को जबरदस्ती क्रॉस कर ले तो इस लोहे की सड़क पर पहुंचते ही इन जालियों में से लोहे के 1000 हाथ तेज नोकीले रॉड निकलकर गाड़ी के टायरों को फाड़ देते हैं। गाड़ी में पहियों की जगह अगर टैंकों जैसे पट्टे लगे हों तो इस सड़क के आखिरी हिस्से में इतना बारूद भरा हुआ है कि एक गाड़ी तो क्या, कई टैंक भी हों तो कई मीटर तक हवा में उछल जाएं। मैंने पूछा, लेकिन अगर कोई गाड़ी लोहे की सड़क को छोड़कर अतराफ में उगी घास पर से गुजर जाए तब? मेरे इस सवाल पर ड्राइवर हंसा और कहने लगा, अतराफ की घास मसनूई है और लकड़ी के तख्ते जिन पर घास लगाई गई है नीचे से एक दूसरे से बंधे हुए हैं और उन्हें ऊंचा रखने के लिए दोनों तरफ लोहे की जंजीरें खासी दूर चट्टानों में गड़े हुए लोहे के बड़े बड़े कीलों से बंधी हुई हैं और इन तख्तों के नीचे जमीन नहीं बल्कि ऐसी खतरनाक दलदल है कि एक भात का नोट भी फौरन निकल जाए। इसके अलावा भी बहुत से खुफिया दिफाई हिसार बने हुए हैं। इसी वजह से तो थाई पुलिस और फौज भी जख्मों से चूर यहाँ से भाग खड़ी हुई और फिर कभी इधर का रुख नहीं किया। खुनसा तक पहुंचना बच्चों का खेल नहीं। खुनसा का नाम सुनकर मैं चौंका। उमर ने टेलीफोन पर मुझे इस मुलाकात का हल्का सा इशारा भी नहीं दिया था। इतने बड़े स्मगलर और 3 मुल्कों की सरहदों में गोल्डन ट्रायंगल कायम करने वाले शख्स से अचानक मिलने का मैंने सोचा भी नहीं था। बहरहाल बकौल उमर, खुनसा अगर चाहता तो मेरी मुहिम बहुत आसान हो सकती थी। इस ख्याल ने ही मेरी टेंशन दूर कर दी। थोड़े से सफर के बाद जब जीप सीमेंट के बने एक घर के सामने रुकी, मेरा सामान जीप में ही पड़ा रहा और ड्राइवर मुझे अपने हमरा लेकर मकान में दाखिल हुआ। मकान बिल्कुल खाली और बगैर किसी साजो सामान के था। एक कमरे में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। हम सीढ़ियों से नीचे उतरे तो जेर जमीन एक शहर आबाद था। रिहायशी मकान, दुकानें, हेयर ड्रेसर और वो सब कुछ मौजूद था जिनकी जमीन पर रहने वालों को जरूरत पड़ सकती है। ड्राइवर के हमरा हम एक ऐसे घर में दाखिल हुए जो बाहर से तो घरों जैसा था लेकिन अंदर से शाहाना अंदाज में सजा हुआ था। इस घर में दाखिल होते वक्त वहां के पहरेदारों ने मुझसे मेरा पिस्टल ले लिया, बल्कि यूं कहिए कि उनके पूछने से पहले ही मैंने खुद अपना पिस्टल उनके हवाले कर दिया। कई गैलरियों से गुजरते हुए हम एक दरवाजे पर रुके। ड्राइवर की हद सिर्फ यहाँ तक थी। पहरेदारों ने इंटरकॉम पर किसी से बात की। थोड़ी देर में ही एक थाई लड़की ने दरवाजा खोला और मुझे हमरा लेकर अंदर चली गई। यहाँ भी एक गैलरी गुजरने के बाद लड़की ने एक दरवाजे पर लगे इंटरकॉम पर अंदर आने की इजाजत मांगी। दरवाजा खुला और एक दूसरी लड़की मुख्तसर लिबास पर हथियार सजाए मुझे लेकर अंदर चली गई। इंतहाई खूबसूरती से सजे ड्राइंग रूम में उमर और 3 दूसरे अफराद बैठे हुए थे।
उमर ने उठकर मुझसे हाथ मिलाया और एक शख्स से मेरा तारुफ करवाते हुए कहा कि ये मिस्टर खुनसा हैं। खुनसा ने बैठे बैठे मुझसे हाथ मिलाया और इशारे से मुझे अपने करीबी सोफे पर बैठने को कहा। खुनसा अपने सोफे पर टांगे पिसारे नीम दराज था। उसने कनखियों से मुझे देखते हुए मुझसे दोबारा मेरा नाम पूछा। मैंने फिर अपना असली नाम बताया। आई कुडंट गेट यू, प्लीज राइट योर नेम। खुनसा ने ये कहते हुए सामने मेज पर पड़े लेटर पैड और पेन की तरफ इशारा किया। मैंने अपना नाम लिख दिया। खुनसा ने नाम पढ़ा और वो कागज हाथ में लिए हुए फिर पूछा, आर यू मुस्लिम? मैंने हाँ में जवाब दिया तो खुनसा संभल कर बैठ गया और कहने लगा कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा नाम रॉबर्ट माइकल है, तुम क्रिश्चियन हो, ये रहा तुम्हारा पासपोर्ट नंबर और बैंकॉक में तुम्हारे लैंड करने की तारीख और वक्त। तुमने बैंकॉक से असलहा भी खरीदा है जिसकी तफसील इस कागज में दर्ज है। तुम्हारे सामान से तुम्हारा पासपोर्ट नहीं मिला, वो यकीनन तुम्हारी जेब में है। क्या तुम हमें पासपोर्ट दिखाकर हमारी गलतफहमी दूर कर सकते हो? हमारी सारी गुफ्तगू अंग्रेजी में हो रही थी। खुनसा ने उमर को मुखातिब करते हुए कहा कि मिस्टर उमर, निहायत दिलचस्प वाकया है कि तुम्हारे दोस्त के 2 नाम और 2 मजहब हैं। क्या तुम्हारा दोस्त अपना पासपोर्ट खुद दिखाएगा या मेरे मुहाफिज ये काम सर अंजाम देंगे? उमर हैरान और शिश्तर मेरी तरफ सवालिया नजरों से देख रहा था और मेरा हाल था कि थूक भी निकल नहीं सकता था। मुझसे सबसे बड़ी गलती ये हुई थी कि मैंने भाई खान और उमर को रॉबर्ट माइकल के नाम पर पासपोर्ट बनवाने की वजह न बताई थी। कमरे में मौजूद तमाम अफराद हैरानी और सरासीमगी से मुझे देख रहे थे। ऐसी खामोशी तारी थी जिसे पिन ड्रॉप साइलेंस कहा जाता है। उमर की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ न थी। खुनसा से उसके बरसों के ताल्लुकात और एतमाद दाव पर लग चुके थे। उमर ने मेरे मुताल्लिक खुनसा को खुदा जाने कितनी यकीन दहानियों और जाती जमानतों के बाद इस बात पर राजी किया होगा कि वो मुझसे अपने जाती खुफिया ठिकाने पर मिलने के लिए राजी हुआ। खुनसा के एतमाद को ठेस पहुंचाने वाले का अंजाम सिर्फ मौत थी, चाहे वो उसका बरसों से जानने वाला हो या पहली बार मिला हो। मेरी खामोशी सबके शुकूक व शुबहात में इजाफा कर रही थी। मेरे लिए सिर्फ चंद लम्हात थे जिनमें मैं अपनी सफाई देने की कोशिश कर सकता था। ये चंद लम्हात गुजरने के बाद मेरी बड़ी से बड़ी सफाई बाद अज़ वक्त साबित होती। मैंने किसी को भी खुसूसी तौर पर मुखातिब न करते हुए बोलना शुरू किया। ये दुरुस्त है कि पासपोर्ट पर मेरा नाम रॉबर्ट माइकल और मजहब ईसाईयत दर्ज है, जबकि मैं दरअसल मुसलमान हूँ। पासपोर्ट पर इस गलत इंदराज की वजह सिर्फ ये है कि मेरे मिशन का ताल्लुक बांग्लादेश से है। बांग्लादेश चंद साल कबल मेरे मुल्क का हिस्सा था, लेकिन चंद गद्दारों की गद्दारी और वतन फरोशी के बायस 71 के आखिरी महीने में मेरे वतन के इस हिस्से को भारत ने अलहदा कर दिया और वहाँ तासुब की ऐसी फजा कायम कर दी कि दुनिया भर की तमाम कौमों और मज़ाहिब के लोग तो बांग्लादेश को काबिल कबूल हैं, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमान वो हरगिज बर्दाश्त नहीं करते। दूसरी वजह यह है कि अपने मिशन की तकमील के लिए मुझे बर्मा और आसाम से गुजरना और वापस लौटना है। वहाँ भी मुसलमानों पर अरसा हयात तंग कर दिया गया है। इन्हीं हालात को पेश नजर रखते हुए मैंने रॉबर्ट माइकल के नाम से पासपोर्ट बनवाया। चूंकि थाईलैंड के बाद मेरा सफर गैर कानूनी और पासपोर्ट के बगैर होना है, इसलिए मैंने इस बात को अहमियत न दी कि भाई खान और उमर खान को इस बारे में बताऊं। मुझे बखूबी एहसास है कि मेरे इस एतराफ को आप मन घड़त समझ रहे होंगे, लेकिन मैंने जो कुछ कहा है वो ही हकीकत है। उमर खान को भी मेरे पासपोर्ट के मुताल्लिक कुछ इल्म नहीं। उसके होटल में मैं बगैर इंदराज के ठहरा हूँ, वरना वहां पर ही पासपोर्ट की हकीकत जाहिर हो जाती। आपकी दी हुई हर सजा मैं बखुशी कबूल करूंगा, लेकिन मेरा दिल इस बात पर मुतमईन है कि आपने मुझे अपनी सफाई देने का पूरा मौका दिया और मैंने तमाम तर हकीकत आपके गोश गुजार कर दी। ये कहकर मैंने अपनी जेब से पासपोर्ट निकाला और सामने मेज पर रख दिया। खुनसा अपने सोफे पर नीम दराज मुझे देखते हुए ज़ेर लब मुस्कुरा रहा था। चंद लम्हे खामोशी के आलम में गुजरे तो उमर ने मेरा पासपोर्ट उठाया, मेरा नाम वगैरह पढ़ने के बाद खुनसा के सामने रख दिया। अब मेरे मुताल्लिक फैसला खुनसा ने करना था, जिसके मुताल्लिक मशहूर था कि किसी तरह का फैसला करने में वो देर नहीं करता। वहाँ मौजूद सब लोग अब उसकी तरफ देख रहे थे और उसके लब खुलने के मुंतजिर थे। मेरी ये हालत थी कि इस अचानक उफ्ताद से मैं घबरा तो जरूर गया था, लेकिन मौत का मुझे जर्रा भर भी खौफ न था, क्योंकि मुझे यकीन कामिल था और है कि मेरी मौत किसी इंसान के फैसले से नहीं बल्कि कादिर मुतलक के मुकर्रर करदा वक्त पर होगी, जिससे मफर नहीं और उस वक्त से पहले दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
یہ کہتے ہوئے مجھے اپنی بہادری اور بے خوفی کا اظہار کرنا مقصود نہیں بلکہ ذات باری تعالیٰ کی بے حد و حساب قوتوں کا اعتراف اور انسان کی بے مائگی کا احساس بیان کرنا ہے۔ بھارت اور کھٹمنڈو میں اسی یقین کامل کے باعث میں درجنوں بار موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ چکا تھا، بلکہ یوں کہیے کہ موت سے میری خاصی آشنائی ہو چکی تھی۔ اس سکوت کو خنسا نے توڑا۔ اس نے کہا کہ اکثر لوگ اور حکومتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے اپنے دائروں میں رہ کر ہی کام کرتے ہیں اور ہمیں دوسروں کے متعلق کچھ علم نہیں ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میری بنائی ہوئی ہیروئن اور حشیش اگر جرمنی اور امریکہ میں بکتی ہے تو میرے لیے یہ ضروری ہے کہ مجھے راستے کے سارے نیٹ ورکس اور انڈر گراؤنڈ کام کرنے والوں کے متعلق پوری معلومات حاصل ہوں۔ اسی طرح جن ممالک میں ہماری پیداوار فروخت ہوتی ہے ان ممالک کی حکومتوں، ان کے اداروں اور ایجنسیوں کے متعلق بھی پورا علم ہو، جن کی بظاہر ذمہ داریوں میں ہمیں ختم کرنا بھی شامل ہے، لیکن وہ اپنے دیگر فرائض کی انجام دہی کے لیے ہمارے ساتھ درپردہ تعاون کرتی ہیں۔ میری تیار کردہ حشیش اور براؤن پاؤڈر بھارت اور کھٹمنڈو بھی جاتا ہے۔ مجھے تمہارے بھارتی خفیہ ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر سے فرار کا علم اخباروں میں تمہاری فوٹو چھپنے سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ کھٹمنڈو میں تمہاری تمام کارروائیوں کی رپورٹس مجھے موساد کی اس اسرائیلی ایجنٹ لڑکی کے ذریعے ملتی رہیں جس کی تم نے جان بچائی تھی اور اس نے تمہارے احسان کا بدلہ بھی چکا دیا تھا۔ میرے گاہکوں میں حاجی مستان اور یوسف پٹیل بھی شامل ہیں۔ کیا تم نے ہی ان کی صلح کروائی تھی؟ خنسا نے میرا نام لے کر مجھے مخاطب کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ عمر نے مجھے تمہارے مشن کے متعلق سب کچھ بتا دیا تھا۔ جب میں اور میرے تمام کارندے مختلف ناموں، مذاہب اور ممالک کے پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں تو تمہارا مختلف نام سے سفر کرنا ہمارے لیے بالکل نارمل ہے۔ بینکاک ایئرپورٹ پر تم نے 2 بار لینڈ کیا ہے، پہلے 1 وے پاسپورٹ پر اور اب انٹرنیشنل پاسپورٹ پر۔ اسلحہ بھی تم نے میرے آدمیوں سے ہی خریدا تھا۔ تمہارے متعلق میں نے جو کچھ سنا تھا اس سے مجھے تم سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور میں عادتاً خود بھی تمہارا ٹیسٹ لینا چاہتا تھا کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ جس مشن پر جانے کے لیے تم یہاں آئے ہو میں اس میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ میں عمر کا بھی مشکور ہوں کہ اس نے تمہیں بغیر اطلاع دیے یہاں بلا لیا۔ یہ کہتے ہوئے خنسا صوفے سے اٹھا، اس کے ساتھ ہی باقی تینوں بھی کھڑے ہو گئے۔ خنسا نے گرم جوشی سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ اپنے مشن کی تکمیل کے بعد اگر تمہارا جی چاہے تو عمر کے پاس چلے آنا، میں تمہیں اپنے نیٹ ورک میں ایک اونچا عہدہ دے کر خوشی محسوس کروں گا۔ میں نے خنسا کے متعلق تفصیلاً اس لیے بیان کیا ہے تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ انڈر گراؤنڈ کام کرنے والوں اور منشیات فروشوں کے ہاتھ کتنے لمبے ہوتے ہیں۔ امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو سخت حفاظتی حصار میں ہونے کے باوجود گولی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس کا قاتل آسورلڈ پکڑا گیا تو اسے عدالت لے جاتے وقت پولیس کمانڈوز کے گھیرے میں ایک اجنبی شخص رابرٹ نے انتہائی قریب سے پسٹل کی گولی سے اسے ہلاک کر دیا اور پولیس نے اسے پکڑنے کی بجائے اسے بھی وہیں گولیاں مار کر ختم کر دیا، اور اس طرح کینیڈی کا قتل بھی ایک بلائنڈ کیس بن کر رہ گیا۔ پاکستان جو آج کل منشیات فروشوں کی جنت کہلاتا ہے، دنیا بھر کے ڈرگ بیرنز اور انڈر گراؤنڈ مافیا پاکستان کو اپنا سینٹر پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں۔ پاکستان کے منشیات بنانے والوں اور منشیات فروشوں نے بھی دنیا بھر میں اپنا منفرد مقام بنایا ہے۔ ایوب آفریدی، ملک سلیم، رانا اشرف، انور خٹک، مرزا اقبال بیگ، اقبال میمن، آغا کیسر اور کئی دوسرے بین الاقوامی شہرت کے حامل منشیات فروش ہیں۔ خنسا سے نہایت خوشگوار ماحول میں ملاقات کا اختتام ہوا۔ عمر اور میں نے رات وہیں گزاری۔ عمر کو اپنی کنسائنمنٹ لینی تھی۔ دوسرے روز ہم صبح 8 بجے 2 گاڑیوں اور 6 گارڈز کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ اب ہماری منزل سنائی گولک نہیں بلکہ عمر کا ایک خفیہ اڈا تھی جہاں سے اس نے اپنے مال کی ڈیلیوری دینی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملیں۔